तो हेलो दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने आप लोगों को 2 बार डबल खुश होने का मौका दिया है। बात यह है कि उन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है और दोनों अलग अलग पोस्ट पे निकाली है और दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन पे निकाली है। इसका मतलब यह है कि आप 2 बार प्रीलिम्स देंगे, 2 बार मेंस देंगे, 2 बार इंटरव्यू देंगे, 2 बार आप बाकी चीजें, 2 बार आपकी सिलेक्शन के लिए आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। ठीक है, और सिलेक्शन इसमें पक्का होने वाला है क्योंकि इसमें एकदम कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, आप पूरा एनालाइज जो देखेंगे इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कम कंपटीशन है और मैं किस तरह से इसको फाइट कर लूंगा और आसानी से इसमें आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि दोनों वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहला वैकेंसी जो है वो एक अलग विज्ञापन संख्या 3/2024 के तहत झारखंड सहायक वन संरक्षक का है और दूसरा जो है वो 4/2024 विज्ञापन संख्या के अंतर्गत झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का है। दोनों है। पहला जो है झारखंड सहायक वन संरक्षक, उसके लिए कुल 78 सीटें निकाली गई है और झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए कुल 170 सीटें निकाली गई है। दोनों के लिए भारी सीटें निकाली गई है, यानी कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 250 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, रिक्तियां निकाली गई है। अब बात होती है कि सिलेक्शन के लिए चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि दोनों एक ही ऑफिस का है, फॉरेस्ट ऑफिस का है और इसके लिए कुछ नॉर्मल अहर्ताएं होती है, यानी कि क्वालिफिकेशन होती है जो सबके पास नहीं होती है, यानी कि जो सबको ही निकल जाता था किसी कंपटीशन में वो अब नहीं होने वाला। इसमें जो है एक लिमिट अहर्ताएं यानी कि क्वालिफिकेशन दिया गया है, उसके तहत कंपटीशन एकदम बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। सब कोई जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। है तो स्नातकधारी ग्रेजुएट जो हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन सब कोई सभी ग्रेजुएट नहीं डाल सकते हैं। जिनके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल करने का सर्टिफिकेट है वही डाल सकते हैं। तो चलिए वो क्या है बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी के बारे में, जिसमें कुल 170 सीटों पर रिक्तियां निकाली गई है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस इसका क्या हो सकता है, कि एग्जाम जो देंगे उसमें कहां से क्वेश्चन आने वाला है, कहां से क्वेश्चन हमको स्किप करना होगा, कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा चीज नहीं पढ़ना होगा। क्योंकि पढ़ तो हम लोग सब लेते हैं लेकिन कोई काम का नहीं। ठीक है ना, हम लोग वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए सिलेबस को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है 5 फेजों में इसकी नियुक्ति होगी। 3 फेज आपका एग्जाम का रहेगा, 2 फेज जो है इधर उधर जांच वगैरह का ये सब का रहेगा। तो सबसे पहला चीज होगा कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, जैसे जेपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसी प्रकार आपका प्रीलिम्स होता है। ठीक है ना, जेपीएससी में अदर एग्जाम का जैसे प्रीलिम्स होता है, जैसे सिविल सेवा के लिए हुआ, इस तरह के जितने भी होते हैं उसी तरह सबका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। दूसरा होगा जो मुख्य एग्जाम होगा जो लिखित होगा। ठीक है ना, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो पीटी होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस में होगा। जो दूसरा होगा मुख्य परीक्षा वो लिखित होगा और तीसरा जो होगा वो साक्षात्कार होगा, यानी कि डी नंबर पर देखेंगे हम। साक्षात्कार होगा यानी कि ये भी जेपीएससी का सिविल सेवा के जैसा इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, और उसके पहले जो इंटरव्यू से पहले एक चीज छोटा सा जांच होगा वो शारीरिक परीक्षण, ये एक जांच है। ठीक है ना, उसके बाद जो अंतिम में जो होगा, जब इंटरव्यू होने के बाद जो अंतिम जो आप पोस्टिंग से पहले जो आपका प्रक्रिया होगा वो चिकित्सीय परीक्षण होगा। ये 5 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम को कंप्लीट करने में, क्वालिफाई करने में, और बहुत कम भीड़ होने वाला है और आप लोगों का सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, तो चलिए इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसको सिलेबस को पूरा 7 भागों में बांटा गया है, यानी कि 7 फेजों में इसका सिलेबस को दिया है। जो पहला सेक्टर है, जो पहला जो फेज है उसमें दिया है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं भारतीय इतिहास में 3 सेक्टर होते हैं, आप सभी जानते हैं, एंसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न सेक्टर जो है वो आपका लगभग पोर्शन मॉडर्न सेक्टर का वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा कवर कर दिया जाएगा, एकदम लगभग। ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडर्न जो है जो बेस्ड है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम भारतीय इतिहास के बारे में, तो 2 सेक्टर हमारे पास बच जाते हैं, एंसेंट हिस्ट्री एंड क्या बोलते हैं उसको, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का भी कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से हमारे पाठशाला द्वारा दिया जाता है
कि वो आपको अच्छे से मेमोरेबल हो जाएगा, वो जल्दी से आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में इजी से क्वेश्चन करके आ पाएंगे। दूसरा जो फेज है वो है भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का। ये भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसमें क्या है, किस तरह का है, हम बताते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपका पूछेगा ही, है कि नहीं, जिसमें से खास करके झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा और पूरे भारत के ज्योग्राफी के बारे में लगभग लगभग फोकस कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक आध चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमारे पाठशाला में क्लास के माध्यम से मैं, ठीक है ना, इस चीज को जरूर बताऊंगा। अब तीसरा जो फेज है, उस तीसरे फेज के बारे में बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का संविधान, यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है वो एकदम ड्रामेटिक है। अगर यदि आप पढ़ेंगे तो एकदम पूरा ड्रामा के जैसा लगेगा और सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने में आने लगेगा, क्योंकि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था का जो राजनीतिक पहल है वो बिल्कुल ड्रामेटिक है, यानी कि एक नुक्कड़ सभा से आपको कम नहीं लगने वाला पढ़ने में। और इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट का ये प्रयास रहता है कि कैंडिडेट को इस तरह से उसको ड्रामेटिक वे में उसको पढ़ाया जाए, उसको इन्फॉर्मेशन को दिया जाए ताकि वो ड्रामा के रूप में उसको ले और वो भूले ना। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पता नहीं लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया है, यानी कि लोग ऐसे उसको ट्रीट कर रहा है उसके साथ जैसे बहुत ज्यादा टफ है या फिर कभी याद नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूं कि हमारे पाठशाला में इसको इतना बेहतरीन तरीके से कैंडिडेट को मेमोरेबल करा दिया जाता है कि वो जल्दी नहीं भूलते हैं। उनका एक प्रोसेस होता है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उसका एक कैलकुलेशन होता है पढ़ने का, वो कैलकुलेशन आपको करा दिया जाएगा भारतीय संविधान का, ठीक है ना, जो आप फिर कभी नहीं भूलने वाले हैं, जल्दी भूलना भी चाहें तो जल्दी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा फेज जो हमारा आता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। भारत का जो कैपिटा इनकम है या फिर भारत का जो आर्थिक स्थिति है उस पर बात करना है ना, विदेशी व्यापार के बारे में बात करना है, नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। और जो अभी रिसेंट में चर्चा में है, जो चीज चर्चा में रहता है, बस उसी पर हम लोग थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे, वहीं से आपका जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है वहां से निकल जाएगा, ठीक है। और ये चीज ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ आज के बारे में पढ़ लेंगे तो पीछे का भी, यानी कि अर्थव्यवस्था एक्चुअल में आज जो घटना घट रही है उसके साथ पीछे का जो क्या घटनाओं के साथ संबंध है या फिर जो किस तरह के प्रोविजन है उसके पीछे, वो सारी चीजों को भी हम लोग कराते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पांचवें फेज में है हमारा झारखंड का इतिहास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। झारखंड से जो सेक्टर है, सेक्टर 5 जो है, यानी कि 5वां नंबर जो फेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना, प्रश्नों की संख्या 30 है, ठीक है। झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थव्यवस्था और उसका कल्चर दिया हुआ, संस्कृति, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चर से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड के बारे में भी पढ़ने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि कौन सा चीजें पढ़नी है, कौन सा चीजें छोड़नी है, क्योंकि झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। कल्चर में भी कल्चर तो सीमित है, झारखंड का बहुत ज्यादा कल्चर वास्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही रिच कल्चर है झारखंड में, बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ज्यादा कल्चर वास्ट नहीं है, डाइवर्सिटी कल्चर में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रिच कल्चर है, ठीक है। इन रिच कल्चर को भी हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर में राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इन द सेंस ये है कि जो आजकल हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही है सिर्फ वहीं तक सिमटी हुई नहीं है, ये पूर्व में भी हुए घटनाओं या फिर आज जो घटनाएं हो रही है, जैसे आरबीआई का कोई एक घटना हुआ है तो आरबीआई से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई एक्ट क्या है, उसका स्थापना कब किया गया है। इस तरह से भी ये करंट अफेयर्स के ही भाग होते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो आजकल का घटना नहीं दिखता है तो हम लोग बोलते हैं करंट से तो क्वेश्चन आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, करंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको दिखाया गया है करंट से, तो करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेंगे ही, लेकिन करंट क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन रहे, मान लो इतिहास का ही क्वेश्चन रहे कि अभी मान लो कि मुगल साम्राज्य का कुछ अंश पर कुछ डिबेट हो रहा होगा
पार्लियामेंट में या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या फिर सरकार में ये डिबेट हो रही होगी, चर्चा में होगी, तो उस चीजों के बारे में है ना पूछा जाएगा कि ये मुगल शासक का है तो वो कौन से फेज में थे, कौन से कार्यकाल उनका जो था वो कितना का था, ठीक है, किनको उन्होंने हराया, सबसे बड़ा युद्ध उनका कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। अब 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो है 7th नंबर फेज, वो है हमारा सामान्य विज्ञान का, यानी कि जनरल साइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल साइंस है, यानी कि दैनिक जीवन में जो साइंस का यूज होता है बस उसी के बारे में है, ठीक है ना। बुखार हो रहा है, पैरासिटामोल खाना है, क्यों हो रहा है बुखार, किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा विषाणु, समझ में आ रही है बात ना। कोरोना वायरस आया था, कौन सा वायरस था, उसका केमिकल सूत्र क्या है, उसका ये है वो है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला जाए ये 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके बाद एक जो है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है और आती भी है, ठीक है ना। और फिजिक्स से 2nd नंबर पे, बाकी केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री से लगभग गिना चुना क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से रहेंगे, बायोलॉजी से रहेंगे, कोशिका से हो जाएंगे, ये वो इन चीजों से जो है आपका क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जो कि 150 नंबर टोटल रहेंगे। जेपीएससी कभी भी नेगेटिव मार्किंग में जल्दी नहीं लेती है एग्जाम, ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग का डर तो हमारे पास नहीं है, अगर हो तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। अब आता है हमारे पास मुख्य परीक्षा का सिलेबस। मुख्य परीक्षा का सिलेबस में क्या देखेंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये कोई पत्र नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपलसरी पेपर है, ठीक है ना। कुल 100 अंक का रहेगा, ठीक है, और 3 घंटा समय दिया जाएगा। अब वो हिंदी में क्या रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और मेंस के सिलेबस में जो दूसरे नंबर पर है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो है ये एक पेपर में होगा, पेपर 1, जो कि 100 नंबर का होगा और टोटल 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। अब सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोला ना कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य अध्ययन क्यों ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैकल्पिक विषय जो है वो 2 है, एक पत्र 1 और पत्र 2, 2 वैकल्पिक पेपर है, यानी कि ऑप्शनल पेपर 2 है ना, और दोनों 200 नंबर है और 3-3 घंटा समय दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा जो 50 नंबर का होगा, ठीक है ना, और ये कितना भी समय का हो सकता है। टोटल में 550 नंबर का मेंस और इंटरव्यू मिला करके रहेगा, यानी कि 500 नंबर का जो है वो क्या रहेगा, मेंस का रहेगा क्वेश्चन, और 50 नंबर जो है वो इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। टोटल मिल करके 150 नंबर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, 150 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब बात होती है कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर है, जो आपको 30% लाना है, 30 नंबर लाना है, ठीक है ना, उसमें आपको क्या क्या करना है वो बात करते हैं। तो हिंदी जो है और इंग्लिश में है, दोनों माध्यमिक स्तर यानी कि मीडियम स्तर पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, जो 50-50 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। उसमें से निबंध आएगा 20 नंबर का, संक्षेप में लिखने के लिए आएगा 10 नंबर का, व्याकरण आएगा 20 नंबर का, ठीक है, जिसका, और इंग्लिश में जो कहा जाए ये टोटल कितना हो गया, 50 नंबर हो गया, और 50 नंबर इंग्लिश से। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो इंग्लिश में ऐसे आएगा 10 नंबर का, कंप्रीहेंशन आएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का ग्रामर आएगा, तो टोटल में 50 नंबर का, ये मिला करके 100 नंबर का हमारा लैंग्वेज पेपर रहेगा। अब अगर बात करें हम जनरल स्टडीज के बारे में, तो जनरल स्टडीज के बारे में इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा वही चीज हम मेंस में पढ़ेंगे, तो क्यों ना प्रीलिम्स को ही हम बेटर वे में पढ़ लें, है कि नहीं। वो भी हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो क्या क्या आएगा, तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने प्रीलिम्स में देखा वही चीज है, ठीक है। दूसरा आएगा भारत एवं विश्व का भूगोल, समझ में आ रही है बात ना। और तीसरा में आपका जो है वो आ जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। एक चीज को यहाँ स्किप किया गया है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, स्किप किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। झारखंड वाला को लिया ही लिया है और लेगा ही लेगा, ठीक है ना। उसके बाद वही फिर है ना क्या आ जाएगा, घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान। ये सारी चीजें ही जो हमने प्रीलिम्स में देखा वही है, बल्कि इसमें एक चीज और माइनस है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसने क्या किया है, माइनस कर दिया है, जिसको देश ने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है अपने लिए, देश के सारे कैंडिडेट ने। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से डरना नहीं है, है ना। हमारा क्लास
क्वालिफायर्स पाठशाला को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, हमसे बात कीजिए, नंबर नीचे दिया हुआ है, और आराम से क्वालिफाई कर लीजिए एग्जाम को, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इसका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, एकदम कंपटीशन नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ग्रेजुएट इसमें मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है ना, तो ग्रेजुएट लड़का ही फॉर्म डाल सकता है। अब ग्रेजुएट जो है उसमें सभी ग्रेजुएट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ स्पेसिफिक क्रिटेरिया दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं या उनके ग्रेजुएशन के क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा है, तभी वो इस फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है। और इसमें ये नहीं बोला कि इसमें इतना नंबर चाहिए, इतना नंबर चाहिए, कुछ नहीं बोला गया है। बस आपको वो सब्जेक्ट आपके रहना चाहिए ग्रेजुएशन के पेपर में, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहली बात कृषि है, उसके बाद कृषि अभियांत्रिकी है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, वानिकी है, भूगर्भ शास्त्र है, गणित है, भौतिकी है, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ क्या स्नातक में, ठीक है ना। किसी एक विषय पर, इनमें से किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल या केमिकल में अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त हुई हो, ठीक है। यही है टोटल जोड़ जाड़ के। समझ में आ गई बात ना। तो इसी तरह से हम एग्जाम को और सिंपल बनाएंगे पढ़ के। तो ज्वाइन करें फटाफट। मेरा नंबर है 9006988605, पर्सनल नंबर है, आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।